सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 12th क्लास की बुक कर रहे हैं, दैट इज़ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। और हमारा ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास की इस बुक का 5th चैप्टर है, दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसका आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, और इसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं सभी को, ये जो हिस्सा बोर्ड पे लिखा है ये हिस्सा हमें यूज़ करना है दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर के लिए, इसलिए हमने इसे डिलीट नहीं किया। आज बोर्ड पे लिखने वाला काम इस लेक्चर में है भी नहीं, एक्सप्लेन ही करना है आपको। ये जो मैंने नीचे टॉपिक्स लिखे हैं आज हम कवर करने ये जा रहे हैं। आप लोग लेक्चर सुनते हुए और आप दूरदर्शक भी इस लिखे हुए हिस्से को अवॉइड कर दीजिए, मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं। हम ये करेंगे, पहला टॉपिक है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, दूसरा टॉपिक है हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट, तीसरा टॉपिक है वर्किंग कंडीशन, चौथा है होम बेस्ड वर्क और अगला है स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। ये हैं हमारे आज के टॉपिक। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर आए हुए चेंजेस और डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो ये सवाल पढ़ने ज़रूरी थे कि किस तरह के सामाजिक बदलाव हैं और किस तरह के निर्माण हैं एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, लोगों को काम कैसे मिलता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और उसके बाद है हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट, वर्किंग कंडीशन, होम बेस्ड वर्क और स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। इसको इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक सेपरेट करने की बजाय हम एक कलेक्टिव सा लेक्चर लेकर के चलते हैं, हम चीज़ों को खूबसूरती से समझते हैं। देखिए, जब आप बात जॉब की करते हैं आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। पहली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, और हम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की अगर बात करें तो जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर कार रिपेयर करने वाला मैकेनिक है, ये सारे। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र भी तो इसी में आता है, और इसके बाहर थोड़ा ना आता है। ट्यूशन्स देने वाले टीचर्स भी इसी में ही आते हैं, है कि नहीं। कई तरह के क्लिनिक्स जो स्मॉल स्केल पर डॉक्टर्स बैठते हैं वो भी इसी में आते हैं। ये सभी लोग ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को काम कैसे मिलता है, जॉब कैसे मिलती है, उसके लिए आप देखेंगे कि कोई बहुत लंबी चौड़ी एडवर्टीज़मेंट जैसा सिस्टम नहीं होता। उनकी मैन टू मैन नेटवर्किंग, यानी कि उनका काम ही उनकी एडवर्टीज़मेंट होती है। आप देख लें कि आप जिस इलेक्ट्रीशियन से अपने घर में काम कराते हैं, जिस प्लम्बर से आप काम कराते हैं, ये सब सारा सेगमेंट, कहाँ आपने इनकी एड्स देखी, एडवर्टीज़मेंट्स कहीं देखी हैं इनकी आपने? नहीं। छोटे मोटे आप अपने घर में जिनसे पेंट कराते हैं, बताइए, आप जिससे घर की गेट और ग्रिल्स बनवाते हैं, गेट ग्रिल्स बनाने वाले, ये सारे लोग कहाँ ही आपने, आपके घर में काम छोटा मोटा स्टोन का काम करने वाला व्यक्ति, ये तमाम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। किसी एक का काम कर देते हैं, वो आगे के आगे लोगों को बताता है और फिर उसके वाया इन्हें काम मिलता है। ये किसी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टीज़मेंट सिस्टम के वाया अपनी जॉब्स नहीं पाते, मैन टू मैन नेटवर्किंग के वाया पाते हैं। इनके काम की क्वालिटी इनका मेन स्टे होती है, और इसलिए ये कभी भी शिकायत नहीं आने देते। इनको ये डर होता है कि जिसने हमें रिकमेंड किया है उस बंदे को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, काम में तसल्ली देना ज़रूरी है। यही गारंटी का काम करती है, यही चीज़ वारंटी का काम करती है, और कुछ नहीं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से आप सामान लेंगे तो आप गारंटी डिमांड करते हैं, बट जब आप इनसे काम कराएंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे इसकी गारंटी क्या है। वो काम करके कहेगा कि आंटी अंकल मैंने कह दिया ना, बस ओके, कोई प्रॉब्लम होगी बता देना। नहीं आएगा आपकी रिक्वेस्ट पे, या काम अच्छा नहीं है, आप 10 लोगों को बताएंगे काम मर जाएगा। तो केटरर, टेंट वाला, ये सारे कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। और किसके दम पर चल, डीजे वाला, डीजे वाले बाबू भी वही हैं, नाम पर ही चल रहे हैं। ओके, इस सेक्टर को कंट्रोल करना चाहता है अब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स। तो आपको देखिए स्टार्टअप्स के तहत इन सबको जोड़ करके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का कोशिश की हमारे यंगस्टर्स ने कि इनको हम जोड़ें और आपको प्रोफेशनली सर्विसेज दी जाएं। तो अक्सर आपको एक मैसेज आता हुआ या कॉल आती होगी वाटर टैंक क्लीनिंग वालों से, वाटर टैंक क्लीनिंग सुना होगा आपने कि हमारी कंपनी है, या फिर आरओ के फ़िल्टर वगैरह क्लीन करने वाले, या आज कई सारे ऐप्स आ चुके हैं जैसे कि आपने कार मैकेनिक में देखा होगा गो मैकेनिक्स, आपने उनका नाम सुना होगा। मोटरसाइकिल रिपेयर में भी ये लोग इस तरह की चीज़ें आने शुरू हो जाएं।
फिर इलेक्ट्रीशियंस भी मिलेंगे आपको उस नंबर पर डायल करने से, प्लेटफॉर्म्स। तो आज तेज़ी से हमारा जो यंगस्टर है इस सेक्टर को, इन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, ये मैन टू मैन नेटवर्किंग और मैन टू मैन एडवर्टीज़मेंट वाले सेगमेंट से आगे निकाल करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये खुद बहुत ऐड करते हैं, ये अपनी खुद बहुत ऐड करते हैं, यूट्यूब से लेकर के हर जगह तक इनकी ऐड है। तो ये खुद को बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के रूप में स्थापित कर रहे हैं और ये लेकर के ऑन बोर्ड आएंगे उन्हीं लोगों को। आप ही का लोकल इलेक्ट्रीशियन होगा, आप इस प्लेटफॉर्म पर खुद को लॉगिन करेंगे, अपनी कंप्लेंट लिखाएंगे, आएगा उसी इलाके से इलेक्ट्रीशियन, बट इनके वाया आएगा। तो जो चीज़ें ये नहीं कर पाते, एडवर्टीज़मेंट पे भारी खर्चा, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें वो लोग करेंगे, सर्विसेज तो इन्हीं की रहेंगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इन फील्ड्स में पोटेंशियल इनकम का काफ़ी है, तो कोई चाहता है कि इसे भुना लिया जाए, ठीक है, लेकिन इनके रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट्स नहीं होती। तो ये जॉब अपनी पाते हैं, ये कैसे जॉब ढूंढ पाते हैं, आपके वाया, अपने काम के वाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इश्तेहार पढ़ेंगे तो मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में कोई एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि सरकारी नौकरी है, तो उसमें आपको क्या क्या लिखा मिलेगा, एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी चार्ट मिलेगा कि ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जिसमें एज एक मेन चीज़ होगी, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज भी मेंशन होगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस मांगा होगा, कुछ में नहीं। ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज, कई बारी परसेंटेज भी मांगे होते हैं मिनिमम। दीज थिंग्स आर फिक्स्ड। क्या इन्हें पर्सन टू पर्सन वेरी किया जा सकता है? नहीं। तो बिल्कुल क्लियरली डिक्टेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर आप अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, कई बारी वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं सिंपल, और मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। बट उसी एडवर्टीज़मेंट में बहुत ही डिटेल्ड वर्जन गिवन है कि आपकी सर्विस कंडीशंस कैसी होने वाली हैं, आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, ग्रेड पे क्या होगा, HRA क्या, DA TA कैसा रहेगा, सारा कुछ एसोसिएटेड पता होता है आपको। तो ज्वाइनिंग के पहले ये चीज़ें क्लियर रहती हैं और आपसे उन्हें क्या चाहिए ये भी वो डिटेल मैनर में बताते हैं। ये एडवर्टीज़मेंट वर्क कल्चर को बता रही है कि वर्क कल्चर क्या है पब्लिक सेक्टर का। नेशनल लेवल जॉब है तो आपको ट्रांसफ़र्स मिलेंगे। उनके वर्क कल्चर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र्स हों, ताकि आप अपनी कल्चरल कलेक्टिविटी, अपनी कल्चरल ग्रुपिंग के बाहर भी लोगों को जान पाएँ, समझ पाएँ, देश का एकीकरण हो, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में, यूनिटी ऑफ द नेशन में कंट्रीब्यूशन मिल सके। आप अलग अलग लोगों के बीच में रहें, काम काज करें, कई भाषाओं को, कई खान पान को, कई तरह के पहनावों को, त्योहारों को आप सीख पाएँ, देश मजबूत हो। इस मायने में हमारे देश के पब्लिक सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन ये भी रहा है, उसने देश के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोगों को उनकी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से, अपनी सांस्कृतिक सीमाओं से बाहर निकाल करके दूसरे वर्गों से मिलाया, दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिलाया, जिससे एक भाव राष्ट्रीयता का जन्म लेता है। आपके अंदर एक नेशनल इंटीग्रिटी की भावना आती है, नेशन से जुड़ते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो नेशनल लेवल सर्विसेज में लोग रहे हों, ऑल इंडिया सर्विसेज में, चाहे वो बैंकिंग में हैं या किसी भी जगह पर वो ट्रांसफ़र्स होते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इन बातों को लेकर के कि भाई हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ रहे हैं, हमें पता है गुजराती कैसे रहते हैं, बंगाली कैसे रहते हैं, तो वी नो एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एडवर्टीज़मेंट ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के बारे में बता देती है। अब यहीं पर प्राइवेट एडवर्टीज़मेंट है, प्राइवेट प्लेयर का, और यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो होटल है, होटल एक रोज़गार दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैलरी भी फ्लेक्सिबल सी रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल से रहेंगे। सो एलिजिबिलिटी फ्लेक्सिबल है, देखा जाएगा ऑन स्पॉट कैसा है व्यक्ति, कैसा नहीं है। कोई क्वालिफाइड ज़्यादा है, एक्सपीरियंस कम है तो नहीं रखेंगे, कोई क्वालिफाइड कम है लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िक्स्ड सी सैलरी होगी, एक फ़िक्स्ड सी सैलरी होगी, है ये भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही, एक फ़िक्स्ड सैलरी है और डियरनेस अलाउंस की बात की हुई है। बट उतनी डिटेल्ड लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, उतनी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन उतनी नीट एंड क्लीन कंडीशंस भी नहीं मेंशन है कि कितने घंटे काम होगा, कितनी छुट्टियों पर आपका अधिकार रहता है और किस तरह के वेतन भत्ते आपको आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही। ये यहाँ के वर्क कल्चर को दिखला रहा है कि जो कंपनी की शर्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है उसे रख लिया जाएगा, जो नहीं है तो उसे नहीं रखा जाएगा। जो जब तक कंफर्टेबली काम करेगा कंटिन्यू कराया जाएगा, जो नहीं है तो फिर उसको जो थोड़ी बहुत शर्तें हैं वो मान के निकाला जाएगा।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट आपको नज़र नहीं आएगा। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग वर्क कल्चर को दर्शाती हुई ये एडवर्टीज़मेंट्स थी और ये महत्वपूर्ण थी। लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए, जॉब को अगर हम बांटें तो या तो आप उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बांट सकते हैं या फिर आप उसे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जॉब्स में बांट सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जॉब्स में बांटें तो ऑर्गेनाइज जॉब्स तो हैं ही बहुत कम, 10% जॉब्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी जॉब्स हैं और उसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट हैं। अमूमन आप फैक्ट्रियों के बाहर से गुजरे तो वहाँ पर गेट पे लिखा होता है कौन कौन चाहिए। आप देखेंगे लेद मशीन ऑपरेटर चाहिए, भट्टी पे काम करने के लिए बंदा चाहिए, ऐसी लाइनें लिखी रहती हैं। पैकिंग में आदमी चाहिए, तो ये सब लिखा हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये एडवर्टीज़मेंट अखबारों में नहीं आएगी, ये फैक्ट्रियों के गेट में लिखा हुआ है, उसी के वाया ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मान लीजिए कि फैक्ट्रियों में वर्कर के लेवल पर, इंडस्ट्री में वर्कर के लेवल पर किस तरह से आप जॉब तक पहुंचते हैं। तो इंडस्ट्रियों में कानपुर टेक्सटाइल मिल का एक उदाहरण दिया गया है पुक में। उसके तहत ये बताया गया है कि वहाँ पर व्यक्ति रहते हैं ख़ास जो लोगों को लेकर के आते हैं। जैसे कानपुर टेक्सटाइल मिल का उदाहरण लेकर के उन्होंने बताया है कि मिस्त्री, ये व्यक्ति मिस्त्री नाम से जाना जाता है। और ये है जॉबर। जॉबर का काम है लोगों को लेकर के आना। ज़्यादातर ये जो लोग जॉबर के द्वारा लाए जाते हैं ये उसी की जाति के लोग रहते हैं, उसी की समुदाय के या समाज के लोग रहते हैं। ये सारे होते लगभग एक बराबर हैं। जो वर्कर आ रहे हैं ये भी उन वर्करों में से वर्कर ही है, लेकिन इसे कहीं कहीं पर जमादार या कहीं कहीं पर मिस्त्री कहते हैं। कारण इसकी प्रोमिनेंट पोजीशन का कारण है बॉस के द्वारा इसे सपोर्ट देना। जो फैक्ट्री का, जो टेक्सटाइल मिल का जो बॉस है, जो मालिक है, वो इस बंदे को सपोर्ट करता है, जिसके दम पर ये उन लोगों को लेकर के आता है और उन लोगों पर हमेशा अपने समुदाय का, समाज का, जाति का दबाव बना करके जो मालिक के दिशा निर्देश हैं उसकी पूर्ति करवाता है, तो काम कराता है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखें तो फैक्ट्री के अंदर भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और उन सोशल इंस्टीट्यूशंस के अवाया जो सोशल प्रेशर्स हैं, उस फोर्स को यूज़ किया जा रहा है मालिक के द्वारा एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंशियल बना करके। लेकिन साइमल्टेनियसली ये कोशिश की जाती कि ट्रेड यूनियंस ना बने, ताकि वही व्यक्ति उन ट्रेड यूनियंस का लाभ उठा करके मालिक पर दबाव ना बना दे। तो इस तरह की कोशिश की जाती है। ये एक आस्पेक्ट। यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट आपने देख ली, तो फैक्ट्रियों में रिक्रूटमेंट वर्कर की इस तरीके से आ रही है। दूसरी तरफ आपने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किस तरह से काम पा रहा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की एडवर्टीज़मेंट देखी आपने, दोनों के वर्क कल्चर को दर्शा रही थी। इसमें एक पॉइंट और, जब वर्कर रिक्रूट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो उनको कई तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया आपको इतनी दिहाड़ी मिलेगी, इतने वेजेस रहेंगे आपके, इतने घंटे का काम, उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा, चाय के लिए ये ब्रेक मिलेगी, खाने के लिए ये ब्रेक मिलेगी, पीएफ कटेगा, ईएसआई कार्ड बनेगा। इस तरह की चीज़ें मिस्त्रियों ने बताता है। ज़मीनी स्तर पर ये कितना सच है वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं तो लोग साथ में चले जाते हैं। पर इस पर भी अगर आप देखें तो मालिक पर बर्डन जब पड़ता है तो इस बात की कोशिश करता है कि जब कोई परमानेंट वर्कर कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा है तो उसकी जगह तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर जो लोग काम पर रखे जाते हैं, क्योंकि काम चलाना है, उसे बदली वर्कर कहते हैं कि बदली, ठीक है। वो जब उसके काम के लिए हमने इसको वहाँ पर अपॉइंट किया, यानी कि उसकी बदली हमने इससे की है, तो दे आर द बदली वर्कर्स। और आप ये देखेंगे कि ये बदली वर्कर्स ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति काम पे आ गया वापस तो इसको हटा दिया जाएगा। इस तरह से बदली वर्कर एंटर करेंगे और लंबे समय तक ये बदली वर्कर्स काम करते रहेंगे, कई साल तक, 10 साल 15 साल तक। इसका लाभ मालिक को मिलता रहेगा, क्योंकि बदली वर्कर के वो अधिकार नहीं रहते, वो सारी ज़िंदगी परमानेंट वर्कर के रूप में काउंट नहीं होता है, वो नॉन परमानेंट ही रह जाता है, जिसकी वजह से मालिक पर दबाव नहीं बनता है उसके लिए वो कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करना जो परमानेंट वर्कर के लिए मालिक कर रहा है। एक लंबी लाइन, एक लंबी वर्कफोर्स बदली वर्करों की हो जाती है और धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कहलाने लग जाते हैं। एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो गए हैं, कोई उस तरह के अधिकार इनके सुनिश्चित नहीं है और इनमें भी मालिक को सहायता मिलती है उन्हीं मिस्त्री वर्गों की।
उन्हीं मिस्त्री वर्गों की सहायता मिलती है। मालिक ने जो कंट्रीब्यूशन सभी को देना है, वो कंट्रीब्यूशन सभी को देने की बजाय कुछ पैसे अंडर द टेबल या किसी भी मैनर में उस मिस्त्री को दे दिए जाएं और वो बदली वर्करों के वाया भर्तियाँ कराता रहे। इस तरह से जो लोग वो लेकर के आएगा, उन लोगों को वो ये वायदा भी करके लेकर के आएगा कि तुम पक्के हो जाओगे, बट अभी एंट्री सिर्फ बदली के तौर पे करा सकता हूँ, जगह नहीं है। तो वो लोग भी पक्के होने के सपने के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन बदली के तौर पर ही 10-10, 5-5, 15-15 साल वेट करते रह जाते हैं कि अब होंगे अब होंगे अब होंगे, वो काम करते रह जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल मिल ओनर को सप्लाई ऑफ वर्कर भी मिलती रहती है, मिस्त्री की पोजीशन भी बनी रहती है, क्योंकि वो अपने समुदाय के लोगों को लेकर के आता रहता है और वर्कर काम भी करता रहता है, उसे वेतन मिलता रहता है। लेकिन ओवरऑल एक लाभ जो है वो किसको मिलता है? द इंडस्ट्रियल ओनर। मुद्दे की बात यह है कि जब आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, घूम फिर कर के कहानी यहाँ आएगी, सारी कहानी राउंड अप यहीं होगी कि किसी भी मैनर में प्रॉफिट्स को कंसंट्रेट करने की कोशिश है, किसी भी मैनर में वेल्थ कंसंट्रेट करने की कोशिश है। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो इसी के लिए ये प्रयास किए हैं सरकार ने। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये पर एक वर्कर को अपॉइंट किया और उसका आप 1,500 रुपया महीना काटेंगे। सरकार के द्वारा ये रूल्स ऑब्लिगेटरी लगाए गए हैं कि आप काटेंगे ही काटेंगे, उसका ये फ़ंड जाएगा प्रोविडेंट फंड में। लेकिन यहाँ पर अब जो कंपनी मालिक है उसके प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि जब वो 1,500 रुपया उस वर्कर का काट के कंट्रीब्यूट करेगा, उसे 1,500 रुपया अपनी तरफ से उसमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो फैक्ट्री मालिक हमेशा कोशिश करते हैं कि काटने वाला हिस्सा कम हो जाए, काटने वाला हिस्सा कम हो जाए पर एम्प्लॉई, ताकि फिर हमारा कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाए। अगर पर एम्प्लॉई फ़ंड काटने वाला कंपोनेंट 500 हो जाएगा तो पर एम्प्लॉय मालिक का कंट्रीब्यूशन भी 500 होगा। तो कहाँ वो 1,500 रुपये इसमें 3 एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन अगर ये 1,500 कटिंग होगी तो उसे पर पर्सन के लिए 1,500 रुपये कंट्रीब्यूट करना है। तो अक्सर जब भी सरकारों के द्वारा नियमों में अमेंडमेंट करके जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है इसका अमाउंट जब बढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी कि जो ऑनर है वो हमेशा सरकार को अपने प्रेशर ग्रुप्स के वाया या अपने डेलीगेशंस के वाया रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम पर फाइनेंशियल बर्डन इनकर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें ओपन मार्केट से स्टील लेना पड़ रहा है इतना महंगा, ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, ऊपर से आप प्रोविडेंट फंड की लिमिट को जब बढ़ा दे रहे हैं तो उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से आ रहा है, यह हम पर बर्डन है। बट अगर देश के स्तर पर देखें तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को देखते हुए जो देश ने घोषित रूप में 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत अपनाया है, उसमें अगर ये देखें तो ये वेल्थ कंसंट्रेट होने से रोकने का तरीका है कि आपको अपने प्रॉफिट्स में से कंट्रीब्यूशंस तो करने ही पड़ेंगे, तो उस पर्सन को प्रोविडेंट फंड मिलता है। इसी तरह से ESI कार्ड बनता है, उसमें भी कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इसके तहत एक तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी होता है। इसके तहत कंपनी ही पर जिम्मेदारी लगाई गई है कि कैंटीन्स बनानी होती हैं और उसके तहत आपको सब्सिडाइज्ड मिल्क हो गया, चाय हो गई, फूड हो गया, ऐसी चीज़ें देनी है। तो ये भी आप देखेंगे अक्सर कैंटीनों में खाना सस्ता रहता है, ये सब चीज़ें सुनी होंगी आपने। उसके तहत भी ये कोशिश है कि वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। फिर आप ये भी देखेंगे कि कंपनी पर यह प्रतिबंध होता है कि आपने इतनी कैजुअल लीव्स देनी है, इतनी प्रिविलेज लीव्स देनी है आपने, और अगर वो प्रिविलेज लीव पर्सन नहीं ले रहा है तो फिर आपको एनकैश करनी है वो। दूसरा प्रतिबंध ये रहता है कि आपने एनुअली इनको बोनस प्रोवाइड करना है। तो एनुअल बोनस हो गया, कैजुअल लीव देना लेकिन छुट्टी के फिर पैसे ना काटना, प्रिविलेजेस लीव देना, हर 11 डेज़ पर एक लीव एनकैश, एक लीव क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, यानी कि महीने की रफली 33 दिन की 3 हो गई। तो इस तरह से वो ऐड ऑन होती चली जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये उसका बेनिफिट बहुत लिया जाता है, पी लीव्स कहा जाता है इन्हें, बाद में कैश भी कराते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके बनाए गए थे। हमने प्राइवेट प्लेयर के रोल को डिनाई नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, वो इनकम जनरेटर है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वो ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए।
वेल्थ जनरेट हो रही है, वेल्थ कंसंट्रेट भी हुई है, इसमें ऐसा कोई दो मत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन कोशिश ये है कि वही कैपिटलिस्ट और वही कैपिटल फॉर्मेशन, वही फंड देश को नई सुविधाएं देने में भी सक्षम हुए हैं। आज वही कैपिटल प्लेयर हैं, तो हमारे पास बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं और यही गरीब उन हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, चाहे आज उसके लिए कार्ड बना करके खर्चा भारत सरकार वहन कर रही है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत सरकार कार्ड दे करके इलाज ना करवा पाती अगर प्राइवेट प्लेयर्स ने मोटिवेट हो करके उतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ना बनाए होते, बट वो बने हुए हैं। तो सरकार अब योजना के तहत लोगों को उनका खर्चा बियर करके उन जगहों पे एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो दे सकती है। सपोज़ कीजिए कि सरकार खर्चा देने को तैयार हो, लेकिन देश में ऐसे हॉस्पिटल्स ही ना हो, हमें विदेश जाना पड़े, तो ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा किसी के लिए। तो प्राइवेट प्लेयर ने इंडस्ट्री बना के जॉब क्रिएशन में कई तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बना करके सोशल डेवलपमेंट के विषय में प्राइवेट प्लेयर के द्वारा बनाया गया अपना खुद का एक बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, उन चीज़ों को कई तरह के मटेरियल से भरा है, वो सब सप्लाई करने के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज देश के विकास हेतु। तो प्राइवेट प्लेयर की अपनी एक भूमिका बड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देश का एक मूल सिद्धांत है जिस पर इन नियमों के वाया बार बार एम्फेसाइज किया जाता है कि इनकम को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारा मेथड, सारी कहानी उसी के आसपास घूमेगी। इसमें हम कुछ बातों को चर्चा करते हैं। हमने देखा कि नौकरी मिलने के तरीके जब इश्तिहारों में आ रहे हैं, उसी से ही वर्क कल्चर नज़र आ रहा है कि कौन किस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है, वर्क कल्चर कैसा डेवलप करना चाहता है। जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों की अब बात करते हैं। देखिए, जब कैपिटलिज्म डेवलप हुआ स्ट्रांगली 1740s ऑनवर्ड, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आरंभ हुआ और 1861 तक मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर पहुंचा, ये बात महत्वपूर्ण थी कि किस तरह से इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करें और आउटपुट को प्रमोट करें, आउटपुट बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, इनपुट कॉस्ट कंट्रोल करें। इनपुट कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उससे अच्छी इनकम्स होंगी, तो वो सीधे सीधे प्रॉफिट बन के एंटरप्रेन्योर की जेब में चली जाएंगी, तो वेल्थ काफ़ी डेवलप होगी। अब इसके लिए कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है प्रोडक्शन को बढ़ाना। यू नीड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के तरीके दो हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप काम के घंटे बढ़ा दें, आप टाइम पीरियड बढ़ा दें, एक काम के समय बढ़ा दें। जैसे आप दिन में 8 घंटे काम करा रहे हैं तो आप 14 घंटे कराइए, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे करिए। तो दैट इज़ वन वे। अनदर वे इज़ कि आप उसी 1 घंटे के अंदर वर्क इस मैनर में मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज़ करिए कि उसी 1 घंटे में फिर प्रोडक्शन बढ़े। एक तरीका है कि जिस तरह से आउटपुट है पर आवर की, वैसे ही रहे, आप आवर्स बढ़ा दीजिए। और दूसरा है कि आप पर आवर आउटपुट बढ़ाइए, टोटल आवर्स उतने ही रखिए। उसके लिए वर्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए 1890 के दशक के अराउंड, 1890 के अराउंड, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनके मेथड फॉलो किए गए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि हम इन्हें फ्रेडरिक टेलर के रूप में भी जानते हैं। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा सिस्टम दिया गया जिसे आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम भी दिया जाता है। क्या है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वर्क? तो उन्होंने क्या किया कि एक पूरी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को सेगमेंट्स में बांटा और ग्रुप ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो एक ही सेगमेंट को निपटाएं, रिपीटेटिव वर्क करें। प्रोडक्शन को सेगमेंट में बांटा और एक सेगमेंट, जो एक चीज़ रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनेगी, उसे 6 स्टेप्स में बांटा है और एक एक स्टेप को एक एक ग्रुप ऑफ वर्कमैन अप्रोच करे और वो रिपीटेटिवली बस वही काम करें।
उसको बैक नहीं देखना, उसे फोर्थ नहीं देखना है, बस वो अपना काम करे। इससे यू कैन ऑर्गेनाइज द वर्क बेटर, आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। आई बात समझ में? आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे ही डस्टर भी लाना है वहाँ जा कर के, मुझे ही यहाँ वहाँ से स्टिक भी लानी है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो मैं एक वर्ड लिखने में टाइम लगाऊंगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप हो जाए जिसकी ड्यूटी होगी उसे डस्टर और स्टिक लानी है मार्कर, और मुझे सिर्फ वो वर्ड लिखते जाना है, तो मैं कितने वर्ड्स लिख दूंगा उतनी ही देर में। आप इमेजिन करिए, जो मेन डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है वहाँ पे आप देखते हैं ना ये चीज़, वो सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ करते रहते हैं, उनके हाथ में सामान कोई रखते रहता है। सोचो डॉक्टर को खुद वो ढूंढना पड़े, वो कटोरे में से लगे ढूंढने, स्कैल्पल किधर है, ढूंढते ढूंढते, है ना, इतने में जो है लीवर अपना काम कर गया। किसी ने पूछा क्या हुआ, कहते अच्छा भला चल रहा था, वो ब्लेड ही घूम गया मेरा, मैं काफ़ी ढूंढता रहा, 15 मिनट मिला ही नहीं। वहाँ पर आपको क्विकली काम करना है ना, तो इसलिए ज़्यादातर आपको फिल्मों में ये एम्फेसाइज भी आपको काफ़ी अमेज भी करती होगी ये चीज़ कि कितना टेक्निकल होता है। डॉक्टर जैसे जैसे हाथ कर रहा है वाइट ग्लव्स पहन के, साथ वाला पर्सन बिल्कुल वैसे वैसी चीज़ें देते आ रहा है, इसलिए क्विक काम हो रहा है। और वो फटाफट कहते भी हैं सिस्टर ये, सिस्टर ये, सिस्टर ये, तो वो चलता रहता है, क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ मिनट्स। हार्ट बीट और ये सब शरीर ओपन किया हुआ है, इट इज़ अ गेम ऑफ मिनट्स, है ना। ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए एक ही स्कैल्पल रखा हुआ है, वो गिर गया, पलंग के नीचे चला गया, आप चले गए ढूंढने। एक्स्ट्राज, एडिशनल चीज़ें भी हैं वहाँ पर, कुछ भी मिलने में आपको डिलीवरी एकदम से कहा जाएगा ब्लड, तो फटाफट ब्लड लगा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अरेंजमेंट्स, आप उसी समय में ज़्यादा काम निकाल सकें, उसके लिए रिपीटेटिव जॉब इंड्यूस करना पड़ेगा। एक ग्रुप बस वही काम करे, वो बैक फोर्थ ना हो, आगे पीछे का ना देखें। ये टेलरिज्म जब से अप्लाई हुआ मॉडर्न कैपिटल इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में, इसने आउटपुट यकीनन बढ़ा दी, पर पर्सन पर आवर आउटपुट बढ़ गई, लेकिन इसने एग्जॉस्टेबल बना दिया प्रोसेस को। बहुत चीज़ें बहुत एग्जॉस्टेबल हो गई। सुबह से शाम आप बस वही काम करते ही चले जा रहे हैं, रुकने का स्कोप नहीं। काम के अंदर आने वाला रस ख़त्म कर दिया गया। आपकी बिलोंगिंगनेस सिर्फ उस चीज़ को प्रोड्यूस करने से है, जो आप कर रहे हैं उसी को करते चले जाएं, दैट इज़ योर जॉब। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो गया, क्रिएटिविटी के थॉट्स जो हैं वो सप्रेस हो गए, और एक मिनट के लिए भी अब आपके हाथ फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो गई अब कि आपको ये फिनिश करना है। आप नहीं कह सकते मैं वो लेने गया था। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब आप मूवीज़ देखेंगे तो मूवीज़ में आपने ये देखा होगा कि डिस्प्यूटी फैक्ट्री में ये रहते हैं कि मैनेजर एक अपॉइंट किया गया था, और वो मैनेजर की बहस हो गई वर्करों के साथ कि कुछ वर्कर के इधर उधर गए थे। तो वो उनसे पूछ रहा है कहाँ गए थे, वो कह रहे गए थे ज़रा वाशरूम गए थे। कहता बाथरूम गए थे, तुमको किसने कहा था बाथरूम जाने के लिए, टाइम ही नहीं था ये तो बाथरूम जाने का, वो तो टाइम से जाना होगा। ये वो बीट एनीथिंग। कुछ वेब सीरीज़ में भी आपको ये चीज़ें क्लिप्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ से फिर वर्क ऑर्गेनाइज करने की नीड ये पैदा होती है कि मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएँ, मैनेजर्स पर आवर बेसिस पर उस आउटपुट को मैनेज करवाएं, तो वो ओवरसीन करें कि कैसे काम हर बंदा अपनी अपनी जो रिपीटेटिव उसको ब्रांच दी गई है उसको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैनेजरियल सेक्शन के तहत हर डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजर बना करके उस इंश्योर कराया गया कि पर पर्सन पर आवर बेसिस पे वो प्रोडक्शन दे। आई बात समझ में? और अगर मैनेजर आपको इधर उधर देख रहा है तो कान के ऊपर पेन लगा है, आपका नोट करते जा रहा है कि इतनी देर के लिए गायब रहा, इतनी देर के लिए प्रॉब्लम रही, और आप हो नहीं सकते हैं गायब, क्योंकि इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं चल रहा है, पूरी लाइन में चेन में काम चल रहा है। आप गायब हुए तो आगे की सारी चेन रुक जाएगी, सारा प्रोसेस रुक जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? और यहाँ पर इस टेलरिज्म के प्रोसेस के अंदर चीज़ें और बदली जब सप्लाई लाइन आ गई, सप्लाई चेन। सप्लाई लाइन का यहाँ पर मतलब क्या है कि अब सब कुछ एक बेल्ट पर है, एक बेल्ट चलती है, उस बेल्ट पर चीज़ें रखी हुई आ रही हैं, आप सबको अपना अपना काम करना है। तो आपने फैक्ट्रीज़ की बहुत सी क्लिप्स देखी होंगी, बेल्ट पर चीज़ें आती हैं और पूरी फैक्ट्री ही सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रही है। उधर से पहले कच्चा माल आया, वो भी बेल्ट पे आया, आपने उसको थोड़ा सा भरा, वो आगे गया, बोतलें अपने आप उठा ली, एक मशीन ने भर करके
उसके ऊपर ढक्कन बंद हो गए, वो आगे गई, अब आपको लेबल चिपकाने हैं, फटाफट चिपकाइए चिपकाइए, एक बंदे को उसे डिब्बे में पैक करना है। मतलब सप्लाई चेन, ये जो सप्लाई चेन मैं इसे बोल रहा हूँ, ये सप्लाई चेन से मत जोड़िएगा, लॉजिस्टिक वाली फैक्ट्री के अंदर, इसे सप्लाई लाइन कहते हैं। सप्लाई लाइन जब आई, ये कन्वेयर बेल्ट आई, तो इसके उधर और इधर स्टाफ बैठा रहता है काम करने। अब आपने क्या किया कि पर पर्सन पर आर आउटपुट को मशीन के कंट्रोल में दे दिया। मतलब अब आप बंदे पे डिपेंड नहीं है कि इसकी पर आर प्रोडक्शन कम है तो उसकी ज़्यादा है, ये नहीं है। आप कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को रेगुलेट करके काम की स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं कि बिस्कुट का पैकेट मिस नहीं होना चाहिए कोई, तेरे हाथों से निकल के आगे कैसे चला गया, तूने इतनी देर में इसे लिफाफे में क्यों नहीं डाला। बिस्कुट का पैकेट, ये मक्खन की डिब्बियों पे ढक्कन क्यों नहीं लगे, 4 डिब्बियाँ बिना ढक्कन के आगे कैसे पहुँची, उसे नोटिस करने के लिए बंदा खड़ा है वहाँ पर। हर सप्लाई लाइन के एंड पर एक सुपरवाइज़र खड़ा है शीट लेकर के कि स्टाफ नंबर 3 की जिम्मेवारी में था कि ढक्कन लगाने हैं। आज पूरे दिन के अंदर 20 डिब्बियाँ बिना ढक्कन के आगे तक आ गई, हमें उन्हें रीसाइकिल करना पड़ा। ये पूरा नोट हो रहा है और आप इसको थोड़ा रोज़ एक्सपेरिमेंट करके बेल्ट की स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं कि और थोड़ी और आउटपुट निकल जाएगी। और ये अभी ऐसे हाथ चलाता है, डिब्बी आती है, थोड़ा बढ़ाएं, बढ़ाया तो देखा, कहते अभी भी काम चल रहा है, थोड़ा और, कहते इससे ज़्यादा नहीं, फिर काम नहीं हुआ, ये परफेक्ट है, दिस द कंप्लीट आउटपुट। तो आपने एक कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से बंदों का काम निर्धारित कर दिया। इसके तहत क्या हो रहा है, व्यक्ति अपना अनुभव बताता है कि भाई हम सिलाई मशीन पर बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कहता लेकिन आप समझ भी नहीं सकते कि एक एक व्यक्ति 4 सिलाई मशीन मैनेज कर रहा है और ये काम ऐसा है कि इसमें आपकी नज़र हिल नहीं सकती है। तो सारा दिन कहता आँखों की जो एक्सरसाइज है, गर्दन की जो हालत है, हाथों की जो परेशानी है और बैकबोन, कहता ये इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि हमारी बॉडी से पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। कहता और इस प्रोसेस में एक चीज़ भी मिस की तो सारा काम, कहता यू कैन नॉट टेक लेफ़्ट, यू कैन नॉट टेक राइट, तो दाएं बाएं मुड़ने की भी परिस्थिति नहीं है। फैक्ट्री का माहौल ऐसा बन चुका है। ये बताया जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर फैक्ट्री के अंदर का माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि आप दाएं बाएं भी नहीं देख सकते, इसे इनडिसिप्लिन कहा जाता होगा। आज तो CCTVs आ गए हैं, उसके तहत रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आपको उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के बदलाव, इनोवेशंस आई, लेकिन किस फील्ड में आई कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकें। आप देखें क्या इस तरह की इनोवेशंस आई हैं, लेकिन वर्ल्ड में कितनी के कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ने अप्लाई किया कि कैसे और वेंटिलेटेड बनाया जा सके इंडस्ट्री के शेड को, कैसे और शीतल जल दिया जा सके, कैसे एक कारीगर के लिए बैठ के करने वाला काम है या खड़े रह कर के करने वाला काम है उसे और सहज बनाया जा सके, कैसे उन्हें एक्सेस हीट और टेम्परेचर वाली भट्टियों से दूर रखा जा सके, कैसे प्रोटेक्शन गियर्स दिए जा सकें, उनके लेजर के लिए, उनकी रिक्रिएशन के लिए कैसे दिन निकाले जाएं, कंपनी के अंदर किसी तरह के कोई प्रोग्राम्स कल्चरल या उनको मोटिवेट किया जाए निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक, ये कैसे हो सकता है, कैसे कंपनी अपने स्तर पर साइकिल के लिए किसी और चीज़ के लिए कोई लोन स्कीम चलाए और बंदों को वो चीज़ें दे, सहूलत प्रोवाइड करें। ये सवाल खड़े होते हैं कुछ। मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं जब IBM 7 में था, नेटवर्क 18, तो मैं तब इस बात को देख कर के हैरान था कि न्यूज़ चैनल्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सोसाइटी में एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास जो हैं प्रोफेशनल्स, वो जॉब करते हैं और अच्छा एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं अपने घरों में, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है। तो मुझे ये यकीन नहीं हुआ था शुरू में कि चैनल के अंदर, हम चैनल के गेट से एंटर करते थे तो राइट साइड में स्टूडियो था, सामने लॉन था, पीछे मार्केटिंग वालों के ऑफिस थे, राइट में स्टूडियो था, लेफ़्ट में कैंटीन थी। और जब लेफ़्ट की कैंटीन में आप जाते थे तो मैं हैरान था कि मैं शुरू में डिब्बा लेके जाता रहा अपने रूम से, बट फिर मैं हल्की फुल्की चीज़ें कुछ खाने जाता था तो मैंने नोटिस किया कि मेरे ही साथ, कई बार मेरे साथ पर मुझसे अनएक्वेंटेड थे, कई बार मेरे ही अगले टेबल पे बैठ के राजदीप सरदेसाई भी वही प्लेट ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंड ही वॉज एंजॉइंग अ लॉट। मतलब वही उनका स्टेपल फूड ही है वो। ऐसा नहीं लगा कि वो आज घर से डब्बा भूल गए तो इसलिए मंगाया, नहीं। फिर मैंने रेट्स पता किए कैंटीन के, वो वेरी वेरी रीज़नेबल, बहुत अच्छा रेट था।
तो फिर मुझे ये हुआ कि एक न्यूज़ चैनल जैसी जगह जहाँ पर ये लोग दे आर वेल ऑफ पीपल, इनके घर में खाने भोजन सब चीज़ का प्रबंध है, वहाँ भी हमने एक अच्छे सब्सिडाइज रेट पर हेल्दी क्लीन अगर कैंटीन खोली तो देखिए वो इतनी चली कि चैनल के एडिटर जो हैं वो वहाँ पर बैठ करके खुद खा रहे हैं। आशुतोष तब आम आदमी पार्टी में नहीं थे, ये भी न्यूज़ चैनल में थे, और रिचा जो कि ज़िंदगी लाइव लेकर के आती हैं आज भी, तो वो ये सब वहीं पर उसी कैंटीन में खाना खाया करते थे। इट वाज द थिंग। मतलब अगर चीज़ है और वो नीट एंड क्लीन है और अच्छी है तो हर तरह का वर्ग ये करता है, खाता है, वो कोई समस्या की बात नहीं है। मतलब आप देखिए कि एक चैनल जैसी जगह में जहाँ पर अच्छी खासी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, ये रेगुलर सैलरीज़ हैं, और दिल्ली नोएडा फिल्म सिटी में चैनल था, और दिल्ली में लोगों का क्रेज़ भी है कि बाहर का खाएंगे, होटल जाएंगे, ये वो, स्टिल वहाँ पे कैंटीन इतनी सक्सेसफुल है, तो फैक्ट्री में कैसी होगी? सोचिए उसकी नीड कितनी है फैक्ट्री में। मैंने ये केस स्टडी इसलिए दी कि चैनल में अगर इतनी नीड थी कि प्लेट्स फ्री नहीं रहती थी कभी, तो फैक्ट्री में कितनी नीड होगी। उनके तो पकाने वाला कोई नहीं है, उनको तो सुबह से शाम काम में बीत रहा है, उनको तो अपने कमरों से आना है, वेड़े में से आना है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ओवर देयर, अगर वो नीट एंड क्लीन है तो द थिंग इज़ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के तरीके थे। बट प्रयोग यदि हुए भी हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, अगर कोई इनोवेशंस हुई हैं, अधिकतर इस क्षेत्र में हुई है कि प्रोडक्शन एनहांस कैसे की जाए। अधिकतर अगर डिग्रीज़ भी कराई जा रही हैं, MBAs और बाकी चीज़ें, उसमें ये हो रहा है कि हाउ टू मैनेज द वर्क। मैनेजर का रोल क्या है कि उसे काम लेना है अधिक से अधिक लोगों से, यानी कि जो वर्कर है, वर्कर से उसे अधिक से अधिक काम लेना है, उसके ऊपर प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, उसे वर्क मैनेज करना है। और वर्क मैनेज करने के लिए वर्क मैनेजमेंट का आउटकम क्या होगा? प्रोडक्शन एनहांसमेंट। और उसके लिए तरीके मैंने बताए कि लगातार नए नए थ्योरिस्ट आए और उन्होंने एक कंसेप्ट दिए, तो एक कंसेप्ट ये भी आया। हमने टेलरिज्म भी देखा, और फिर हमने देखा कैसे सप्लाई लाइन ऐड हुई और फैक्ट्री के अंदर की चीज़ें ही बदल गई। आप थक रहे हैं, आप चाह रहे हैं किसी से बगल में थोड़ी बात करना, दाएं बाएं देखना, आगे पीछे होना, वॉशरूम जाना, चांस नहीं छोड़ा। ये हो नहीं सकता कि आप, ये कहा गया कि ये आप गॉसिप्स ना करें, ये कोई गॉसिप का प्लेस नहीं है, आप जुंडलीबाजी ना बनाएं, ग्रुपिज़म ना करें, यहाँ बैठ करके आप जा कर के टाइम वेस्ट ना करें, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि डिसिप्लिन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और इंडस्ट्री में वर्क होता है, आउटपुट मेंटेन करना इज़ रिक्वायर्ड। ग्रुपिज़म ना हो ताकि अनऑब्स्ट्रक्शन में चलता रहे प्रोसेस, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन स्कूल से लेकर के जीवन में हर पड़ाव पे आपने देखा होगा, आपको एसोसिएट होने की ज़रूरत फील हुई है, आपको लोगों से जुड़ने की एक नीड तो रहती है। जब शुरुआत में नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, आर्टिजनल अपनी फैमिलीज़ के साथ काम करते थे, वो दूसरे आर्टिजन्स के साथ मिलते थे। कल्चर इसीलिए तो डेवलप होते रहे, त्यौहार इसलिए तो मनते रहे। और त्यौहार अक्सर आप देखेंगे भारत में, अगर पहले मेन आधार ही खेती बाड़ी है तो त्यौहार खेती बाड़ी से जुड़े थे, और आज भी देखें तो आर्टिजनल सेक्शन से जुड़े हुए बहुत से त्यौहार हैं। और बड़ा उदाहरण त्यौहार का मैं आपको बता दूं, विश्वकर्मा पूजा। तो वो जो कर रहे हैं वो उसी से जुड़े त्यौहार कर लेते हैं, शादी विवाह उस मुताबिक हो जाता है। बट एसोसिएशन, सोशलाइजेशन ये मेन स्टे रहा है। लोगों की अपने काम में रुचि रही, काम की पूजा की गई, वर्क को वर्शिप की तरह लिया गया, उसे आगे बढ़ाया गया। औजारों की, सामानों को माथे लगाना, पूजना, ये चीज़ें रही क्योंकि लोगों का उस काम से सरोकार रहा जिस काम को वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उस काम से कभी भी डिसअफेक्शनेट नहीं हुए, उससे जुड़े रहे। उनको ऐसा नहीं लगा कि इसने हमसे सब छीन लिया, हमारे जीवन में एक लोनलीनेस क्रिएट कर दिया। तो अमूमन ये हुआ। अब आज की डेट में ये आप चीज़ देखने को मिलेगी कि भारत जैसे एक जॉइंट फैमिली इंटरवेंशन जैसी सोसाइटी में कई इंटरफेरेंसेस हैं आपकी लाइफ में जॉइंट फैमिली की, उसमें इस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ने एक लोनलीनेस ही क्रिएट कर दी है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। अब वो फैक्ट्री वर्कर के उदाहरण की बात थी तो आपको लगेगा ये वहीं तक सीमित है, नहीं, मैं इसके बाद की बातें भी करूँगा। इसके अलावा आपने काम को और फास्ट किया, आपने वर्कर पर और प्रेशर डाला है ऑर्गेनाइज करते हुए वर्क। वो कैसे? आप बहुत सी चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब फैक्ट्री में एक वर्कर बैठा है तो ये हो रहा है कि फैक्ट्री कई स्टैंडर्ड्स पे चल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फैक्ट्री कई स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, फैक्ट्री कई तरह के इन्विजिलेटर्स की नज़रों में है, वहाँ पर लेबर ब्यूरोज भी आते हैं, उस पर एनवायरनमेंट